Welcome to Genesis School of English Grammar and Literature. Once again, Dr. Pawan Kumar here, this side Jojo sir. और आज हम जो पोएट्स एंड पैनकेक्स हमने जो चैप्टर शुरू किया था उसका पार्ट टू। वैसे पार्ट टू बुक में पार्ट टू ऐसे नहीं है, मैंने आप लोगों की फैसिलिटी के लिए इसकी पार्टीशन की है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने मेकअप डिपार्टमेंट को डिस्कस किया था, तो आज हम यहाँ सेकेंड पार्ट में जो है सुब्बू को डिस्कस करेंगे। तो जैसे लास्ट टाइम हमने थोड़ा पढ़ लिया था कि सुब्बू कौन था। सुब्बू ऑफिस बॉय का एनिमी था, बिकॉज ऑफिस बॉय जो वहां पर मेकअप डिपार्टमेंट में काम कर रहा आया था, वो हीरो बनने के लिए बन नहीं पाया, लेकिन वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, वो सारी चीजों के लिए जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो सारी किसके ऊपर डालता है, वो कोटमंगलम सुब्बू पर डालता है कि उसके सारी प्रॉब्लम्स के जिम्मेदार है ही वो। राइट, तो थोड़ा सा मैं हम लोग बैक से चलेंगे ताकि वो पीछे वाला लिंक हमें यहाँ से मिल जाए। राइट, सो सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, ये यहाँ राइटर अपने बारे में कह रहा है, क्योंकि ऑफिस बॉय आकर के उसके क्यूबिकल प्लेस में बार बार बात करता है कि सुब्बू की वजह से ऐसे, सुब्बू की वजह से ऐसे, वो कहता है क्राउड शूटिंग चलती रहे तो इट इज बेटर। तो क्योंकि उसके लंबे एपिक्स से बचने के, उससे लेक्चर से बचने का यही एक तरीका था। और आगे जो है, इन ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन openly, covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy, right, and neglect were due to कोटमंगलम सुब्बू। यहां तक हमने पहले पार्ट वन में कर लिया था कि ऑफिस बॉय अपने सारी इंसल्ट्स के लिए, अपने सारे पेन के लिए, उसकी जो नेग्लेक्ट हो रहा है वहां पर, उसको इग्नोर किया जा रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोटमंगलम सुब्बू। तो आज हम पार्ट टू में कर रहे हैं कि हु इज सुब्बू। सुब्बू का कैरेक्टर स्केच जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से निकल के आता है। और इतने सारे पॉइंट्स हैं कि जो है ना 6 मार्क्स 5 मार्क्स तो कम पड़ जाते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स आप लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप ये भी देखेंगे कि सुब्बू के एक लॉन्ग क्वेश्चन से 6-7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको आज मिलने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सुब्बू का कैरेक्टर स्केच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लाइन ही बड़ी इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे कि सुब्बू वाज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। तो फर्स्ट नंबर पर बॉस होता है, बॉस का नाम हमने पहले ही पढ़ लिया था, SS वासन। तो सुब्बू की जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो पोजीशन है, ही इज एट नंबर 2। He couldn't have had a more encouraging openings in films than our grown-up makeup boy had. यहां से आपको मैं क्वेश्चन और दे रहा हूं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑफिस बॉय एंड सुब्बू। ध्यान देना, ही कुडंट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग्स इन फिल्म्स देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय। देखो, राइटर ये कह रहा है कि सुब्बू की जो ओपनिंग हुई फिल्मों में वो इतनी एनकरेजिंग नहीं थी, यानी इतनी अच्छी नहीं थी देन ऑफिस बॉय। यानी कि ऑफिस बॉय की ओपनिंग या बिगनिंग जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो थी वो बेटर थी, लेकिन आज जो है वो नंबर 2 पर है, और ऑफिस बॉय वहां पर सिर्फ जो है वो कलर जो है पोत रहा है बस क्राउड के ऊपर। राइट, तो डिफरेंस है। राइट, ऑन द कंट्रेरी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स, फॉर व्हेन ही बिगैन हिज करियर देयर वर नो फर्मली एस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज। ये दूसरा पॉइंट है, सुब्बू की फेवर में भी जाता है और ऑफिस बॉय के कंट्रास्ट में भी आकर के खड़ा हो जाता है। यहां इन लाइन का क्या मतलब है कि जब सुब्बू ने एंट्री किया था जेमिनी स्टूडियो में, तो टाइम इतना डिफिकल्ट था। जब उसने अपना करियर शुरू किया तो कोई भी एस्टेब्लिश फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी जो थी वो अवेलेबल नहीं थी। यानी जब सुब्बू ने एंट्री किया फिल्मों में, तब इतनी अच्छी कोई फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज नहीं थी। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन। देखो, फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है? जो आप लोग स्कूल से लेते हैं, जो आप कॉलेज से लेते हैं, जिसका सर्टिफिकेट मिलता है, इस तरीके की एजुकेशन को फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। जो आप मंदिर गुरुद्वारा में जा करके जो कुछ सीख रहे हैं, जो मॉरल वैल्यूज ले रहे हैं, अपने आप बड़ों की रिस्पेक्ट करनी, ये वो सब, राइट, ये सब इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाता है। फॉर्मल एजुकेशन, व्हेन यू ज्वाइन सम स्कूल, यू गो टू सम कॉलेज, you get some degree, that is called formal education. Subbu couldn't have had an appreciable lead over our boy. ये थर्ड पॉइंट है। देखो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, आपको 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो बढ़िया से लिख के आएंगे आप लोग, है ना। तो देखो, एजुकेशन के मामले में भी बात करें तो ऑफिस बॉय जो था, ही वॉज बेटर एजुकेटेड देन सुब्बू। ये राइटर ने हमें बताया। तो एक पॉइंट तो देखो हमें सबसे पहले बिगिनिंग में ये मिला
ठीक है, कि जो सुब्बू है उसकी फिल्मों में ओपनिंग ही अच्छे से नहीं हुई। दूसरा पॉइंट ये मिला कि सुब्बू के टाइम में फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी भी अच्छी नहीं थी। तीसरा पॉइंट ये मिला कि सुब्बू जो है ऑफिस बॉय की तरह पढ़ा लिखा भी नहीं था। तो पॉइंट उसके सारे नेगेटिव थे, लेकिन आज वो सुब्बू जो है वो है पोजीशन नंबर 2 पर। तो ये उसका कोई टैलेंट रहा होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। ऑफिस बॉय का यहाँ कंट्रास्ट हमें इंडिकेट करता है। यहाँ तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको मिल गया। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑफिस बॉय एंड सुब्बू, राइट? So, but by virtue of being born a Brahmin, virtue means एक उसको क्वालिटी या उसका लक एक ऐसा मिला कि वो एक ब्राह्मण फैमिली से था। देखो 1940 का आप एक चैप्टर लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, जब जेमिनी स्टूडियो स्टेब्लिश हुआ है, राइट? तो उस टाइम में जो ब्राह्मण फैमिलीज थी उनको रियली में जो है सोसाइटी के अंदर जो है वो टॉप पर माना जाता। सो सुब्बू को एक ये बेनिफिट जरूर मिला, राइट? सो ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर अफ्लुएंट सिचुएशंस एंड पीपल। ब्राह्मण होने की वजह से उसे अच्छे अच्छे घरों में जाने का मौका मिला, एक्सपोजर मिला, अच्छे लोगों से अच्छे अच्छे सिचुएशंस उसको मिली, तो एक्सपोजर उसको ज्यादा मिल गया, राइट? ये पॉजिटिव पॉइंट जाता है उसका ब्राह्मण होने का। तो यहां से कास्टिसिज्म पर भी बात आ जाती है। तो अभी रिसेंटली जैसे कल ही एक बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर ने सुसाइड किया है। तो अब वो उसने जो सुसाइड नोट छोड़ा है, तो उसको कास्ट को लेकर के उसे बड़ा टॉर्चर किया गया। चलो एनी हाउ, तो उस टाइम में जब देखो ड्यूरिंग 1940s 50s के टाइम में, और आज भी है, आई डोंट से कि आज भी कास्टिसिज्म खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, ये अभी भी चल रहा है चाहे हम कितने ही पढ़ लिख के। तो इस तरीके के क्वेश्चन लॉन्ग कंपोजिशंस में आपके राइटिंग सेक्शन में आते हैं, ठीक है, कास्टिसिज्म वगैरह को लेकर के। तो यहाँ पर ब्राह्मण होने का बेनिफिट मिल रहा है सुब्बू को। He had the ability to look cheerful at all times, even after having had a hand in a flop film। देखो ये उसकी क्वालिटी है, हमेशा खुश रहने की क्वालिटी है। हालांकि उसकी फिल्म जिसमें भी उसको लिया गया होगा वो उसकी फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन फिर भी वो चीयरफुल रहता है हमेशा, ठीक है। अब आप पढ़ते जाना, देखो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जबरदस्त हैं, एक के बाद एक के बाद एक। और 6 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए आपके पास जो है मतलब वंडरफुल सेंटेंसेस है यहाँ पर। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, ये भी देखो क्वालिटी है कि वो हर वक्त किसी ना किसी के काम आ रहा है, कोई ना कोई काम किसी का है तो उसको लेके बैठा है। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी, ऑनेस्टी, जो उसकी ईमानदारी है, ठीक है, मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल। लेकिन वो अपनी लॉयल्टी, उसकी जो ऑनेस्टी है वो तब देखी जा सकती है जब वो अपने बॉस के लिए से कंप्लीटली अपनी लॉयल्टी को यूज करता है। कैसे? एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, और अपनी सारी क्रिएटिविटी को, यानी उसके अंदर जितने भी टैलेंट्स हैं, जो भी कुछ वो कर सकता है, ठीक है, आगे और भी हमें मैटर मिलेगा इसके बारे में। प्रिंसिपल से यहाँ मतलब बॉस से है, एसएस वासन से, आप याद रखना। वो प्रिंसिपल यहाँ स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल का मैटर नहीं आ रहा है, यहाँ प्रिंसिपल का मतलब जो है जेमिनी स्टूडियो का बॉस है, उसकी बात है। और राइटर ये हमें कहना चाह रहा है कि जो सुब्बू है वो अपनी पूरी की पूरी क्रिएटिविटी, अपनी पूरी लॉयल्टी जो है वो आप उसकी तब देख सकते हैं जब वो अपने बॉस के साथ है और बॉस ने उसको कुछ काम दे रखा है और वो अपने बॉस के फायदे के लिए वो अपना सारा कुछ यूज कर लेता है, अंटायर क्रिएटिविटी अपनी यूज कर लेता है, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस आगे है, ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म। इस पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है आपको, जैसे ऊपर कंट्रास्ट वाला बताया मैंने आपको, तो जैसे आपको ये लाइन ही लिखी रहेगी और लिखा जाएगा एक्सप्लेन इट, ठीक है, कि सुब्बू ही टेलर मेड से मतलब समझते हो, जब आप टेलर के पास जाते हैं अपनी ड्रेस स्टिच करवाने के लिए, राइट, टेलर आपकी स्टिच बिल्कुल आपका मेजरमेंट लेके बिल्कुल सही करता है, तो परफेक्ट, टेलर मेड का मतलब होता है परफेक्ट। तो ही वाज परफेक्ट फॉर फिल्म्स। तो फिल्म के लिए परफेक्ट कैसे है ये आप लोग अभी देखेंगे, आप लोग हैरान हो जाएंगे क्या कर सकता था वो। हियर वाज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड। सुब्बू एक ऐसा पर्सन है जिसको बस कहने की देर है और वो रेडी है काम करने के लिए। अब उसको कमांड क्या दी गई है? द रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर। रैट के बीच में और टाइग्रेस के बीच में पानी के अंदर लड़ाई चलती है, राइट। देखो ये ह्यूमर वाले क्वेश्चन के लिए भी पॉइंट मिल रहा है आपको, बड़े अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। एंड किल्स हर, और रैट मार डालता है टाइग्रेस को, क्या बात है। बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स, लेकिन उसे टाइग्रेस के जो बेबी कब्स हैं उस पर दया आती है।
एंड टेंट्स देम लविंगली, टेंट्स का मतलब उनका ध्यान रखना, लुक आफ्टर करना। और एक जो माउस है, जो चूहा है, जो रैट है, वो टाइग्रेस के कब्स का ध्यान रखता है लविंगली, वो भी अफेक्शनेटली। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, द प्रोड्यूसर वुड से, प्रोड्यूसर ने बोल दिया अभी सुबू साहब बताओ ये सीन कैसे किया जाएगा, ठीक है। सुबू वुड कम आउट with 4 ways of rat pouring affection on its victims offspring, यही लाइन समझने की है। तो सुब्बू के पास 4 ways, यानी एक तरीका नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार तरीके से उस सीन को कैसे किया जा सकता है वो सजेस्ट कर सकता था। उसकी इतनी क्रिएटिविटी थी, इतना टैलेंटेड था। आप जब इसका आंसर दे रहे हैं ना, ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, ठीक है। तो ये बात थी कि वो इतना टैलेंटेड है कि एक छोड़ो, वो चार चार तरीके बता सकता था कि कैसे एक जो है रैट, पोरिंग का मतलब उड़ेलना, अफेक्शन मतलब लव, वो कैसे अपना प्यार लुटा रहा है किस पर, विक्टिम कौन है, टाइग्रेस जो मर गई है, ऑफस्प्रिंग उसके कब्स को कहा गया है, कि किस तरीके से रैट जो है वो बेबी कब्स को प्यार कर रहा है, दुलार कर रहा है, ठीक है। ऐसे सीन को कैसे किया जाएगा, तो ऐसे कितने आइडियाज सुबू के पास होते थे। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव इनफ, द प्रोड्यूसर वुड से, प्रोड्यूसर कहता है हाँ ठीक है लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है। एंड इन अ मिनट सुब्बू वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव, देखो टैलेंटेड, परफेक्ट, टेलर मेड फॉर फिल्म। अगर वो जो चारों तरीके जो उसने बताए वो पसंद नहीं आए प्रोड्यूसर को, तो एक ही मिनट में सुब्बू के पास 14 मोर अल्टरनेटिव्स हो सकते थे। मतलब इसके पास इतने आइडियाज होते थे फिल्म को करने के लिए, तो मतलब ही कुड सजेस्ट इन अ मिनट, he was perfect for films, right? So filmmaking must have been and was so easy with a man like Subbu around. And if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studio during its golden years, it was Subbu. तो सुब्बू कोई आम आदमी नहीं है, उसके साथ फिल्म बनाना बड़ा ही मतलब उसका साथ होने का मतलब है कि फिल्म को आप इजी बना सकते हैं, राइट। और इवन जो जेमिनी स्टूडियो के अच्छे दिनों की बात की जाए तो उसको एक अच्छी डायरेक्शन देने वाला कोई और पर्सन नहीं था, वो सुब्बू ही था। और इसी वजह से देखो वो अपने बॉस के बाद सेकंड पोजीशन लिए हुए है। ओके, तो उसके बाद है सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोइट, वो एक पोइट भी है। And though he was certainly capable of more complex and higher forms, he deliberately chose to address his poetry to the masses. ये उसकी एक पोएट होने की क्वालिटी है। और एक सेपरेट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइम मिलता है कि हाउ प्रूव कि सुब्बू वाज अ गुड पोएट। अब देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, राइटर कहता है कि सुब्बू इतना कैपेबल था, हालांकि वो देखो फॉर्मली एजुकेटेड नहीं था, हमने पढ़ा, ठीक है, फिर भी वो कॉम्प्लेक्स यानी डिफिकल्ट हायर फॉर्म्स, पोइट्री की हायर फॉर्म्स, डिफिकल्ट पोइट्री को भी लिख सकता था ही डेलिबरेटली, लेकिन उसने फिर भी जानबूझ करके चोज टू एड्रेस हिज पोइट्री, अपनी पोइट्री ऐसी लिखी टू द मासेस। टू द मासेस मीन्स जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, उनकी समझ में भी आए। अगर एक डिफिकल्ट पोइट्री लिख दी जाती और उसके डीप मीनिंग्स किसी को समझ नहीं आते तो उसका क्या फायदा था। तो सुब्बू इस लेवल तक सोचता है कि उसकी पोइट्री जो है इट शुड गो टू द ऑडियंस इन द पब्लिक, वो सब तक जानी चाहिए। देखो ये उसका टैलेंट है एज पोइट, ठीक है। तो जब एज पोइट पर अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसमें ये तो मेंशन करेंगी, क्योंकि ये देखो ये तो वो सीन क्रिएट किया गया कि जब वो 14 4 ways वो सजेस्ट कर रहा है ना, एक तरीके से भी ऐसे ऐसे हम सीन को कर सकते हैं। ये मैंने देखो इधर उधर से नेट से लिए हैं पिक्चर्स, जस्ट आपको क्लियर करने के लिए कि सुब्बू ऐसे वो ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेमिनी स्टूडियो। चलो ठीक है, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे उसका पोइट वाला क्वेश्चन, बात ध्यान से पढ़ना। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडो एंड ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स, ओवरशैडो का मतलब होता है कवर्ड, ध्यान देना। अब वो फिल्मों में इतना आगे चला गया था कि उसका जो लिटरेरी जो टैलेंट था, जो लिटरेरी अचीवमेंट यानी पोइट्री लिखना या कुछ और लिखना, तो वो लिटरेचर का जो टैलेंट था वो उसका ड्वार्फ हो जाना यानी शॉर्ट, छोटा पड़ गया था, या कवर्ड हो गया था, वो छुप गया था, ढक गया था, हाइड हो गया था, राइट। एंड और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, ऐसा कौन लोग कहते हैं, उसके क्रिटिक्स कहते हैं,
ठीक है, जो उसके क्रिटिक्स लोग आपको पता ही, हु ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स, जो फॉल्ट ढूंढते रहते हैं। यानी कि शायद लोगों को ये भी पसंद नहीं होगा कि सुब्बू फिल्मों में क्यों आ गया, तो वो उसको शायद इस तरीके से भी टॉर्चर या करते होंगे कि ये सब बेकार में फिल्मों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ये तो पोइट्री लिखता तो कितना ही बढ़िया पोइट बन सकता था, है ना। तो चलो एनी हाउ, हमें तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ देखने को मिल रही है कि ही वॉज सो सक्सेसफुल इन फिल्म्स दैट ही हैड लेफ्ट हिज लिटरेरी टैलेंट। उसने अपना लिटरेरी टैलेंट जो है छोड़ दिया था, लेकिन जितनी भी कोई पोइट्री लिखी उसने, ठीक है, वो इस तरीके की लिखी कि जो आम जनता भी उसको समझ सके, पढ़ सके, राइट। ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स। जो उसकी पोइट्री थी वो स्टोरी टाइप पोइट्री उसने लिखी और ओरिजिनल थी। इन फॉक रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब सॉन्ग से होता है, डिक्शन का मतलब यहाँ पर वर्ड से होता है। और उसने जो सॉन्ग उसके अंदर, पोइट्री के अंदर जो लाइनें ली हैं, जो वर्ड्स यूज किए हैं, वो फॉक से लिए हैं, यानी जो आम जनता में यूज किए जाते हैं। हम लोग अपनी लैंग्वेज में, हम लोकल लैंग्वेज में कई ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं, तो वो ऐसे वर्ड्स को उसने, ऐसे सॉन्ग्स को उसमें अपनी पोइट्री में यूज किया। देखो पोएट वाले क्वेश्चन में सब पॉइंट्स आप डालेंगे। एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवल, और स्प्रॉलिंग माने ह्यूज, और उसने एक बहुत बड़ा नॉवल भी लिखा है, और उस नॉवल का नाम है थिलाना मोहम्मल। ठीक है, ध्यान देना, थिलाना की स्पेलिंग तो आप याद कर लेंगे, मुझे पता है। मोहम्मल की स्पेलिंग याद नहीं रहते हैं, तो मोहन याद कर लीजिए और फिर अंबल याद कर लीजिए, ठीक है, फिर स्पेलिंग गलत नहीं होंगे। थिलाना मोहम्मल, उसने एक नॉवल लिखा, बहुत बड़ा लिखा था, विद डजन्स ऑफ वेरी डेफली एच कैरेक्टर्स, ध्यान देना। और उसमें उन्हें बहुत सारे कैरेक्टर्स यूज किए थे। डेफली का मीनिंग होता है स्किलफुली, बड़े तरीके से, ठीक है। और उनको फिर यूज किया है करेक्टर्स को उस नॉवल के अंदर। देखो ऐसे भी नहीं होता कि बहुत सारे करेक्टर्स को, जैसे हमारे टाइम में जब हम लोग छोटे थे तो एक फिल्म आई थी राज तिलक, ठीक है, उसमें हम सारे लोग फिल्म को देखने इसीलिए चले गए थे क्योंकि उसमें बहुत सारे हीरो हीरोइंस का यूज किया गया था। लेकिन सिर्फ बहुत सारे हीरो हीरोइंस को फिल्म में ले लेना काफी नहीं होता है। अब उनका प्रॉपरली डेफ्टली उनका यूज कहाँ कहाँ किया, कौन सा करेक्टर कहाँ पर रहा है, कौन सा करेक्टर क्या कर रहा है, उन सब का फिर एंड पे उसको मिला देना। जैसे अभी जैसे बहुत टाइम पहले आप लोगों की वो थार वाली एक मूवी आई थी, वो भी एंड ऑफ गेम लेकर के, शायद कुछ इस तरीके का नाम था। दैट वाज अ वंडरफुल मूवी, बहुत सारे सुपर हीरोज उसमें सारे मिलते हैं, और वो एंड में उसको जो विलेन होता है उसको मारते हैं। तो मेन चीज जो उस थिलाना मोहम्मल के जो नॉवल की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, उसके अंदर राइटर ने यानी सुब्बू ने जो करेक्टर्स यूज किए, स्किलफुली यूज किए। मतलब ऐसे नहीं था कि कोई करेक्टर को यूज कर ले फिर भूल गए और फिर उसको एंड पे सडनली कहीं थोड़ा सा दिखा दिया, ऐसा नहीं था। बड़े अच्छे ढंग से यूज किया सबको, राइट। तो ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर्स ऑफ देवदासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। अपने नॉवल के अंदर देखो, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको थिलाना मोहम्मल पर भी मिल रहा है यहां से, कि व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिलाना मोहम्मल रिटन बाय सुब्बू। सुब्बू ने जो ये नॉवल लिखा तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, तो एक तो कैरेक्टर्स का डेफ्टली यूज करना, और दूसरा यहां बताया गया है कि मूड एंड मैनर्स ऑफ देवदासीज ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी, कि 20th सेंचुरी में जो देवदासियां होती हैं, देखो देवदासियां 20th सेंचुरी में एक्चुअली में धीमे धीमे ये कल्चर डिसअपियर होने लगा था, क्योंकि धीमे धीमे मॉडर्निटी आती जा रही है। हालांकि कंप्लीटली तो आज भी फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन काफी हद तक रिमूव हो गया था। लेकिन मूड एंड मैनर से क्या मतलब, देखो देवदासियों का जो उस टाइम में उस हम लोग इमेजिन करेंगे तो, या लिटरेचर में पढ़ने को मिलता है, तो उन उन लोगों को कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं होती थी देवदासियों की, ठीक है। दासी मतलब नौकर से ही है, तो देवदासियों से मतलब फीमेल सेगमेंट से है। तो उन लोगों को एक कास्टिज्म के बेस पर सेलेक्ट किया जाता था, उन्हें फ्रीडम नहीं होती थी, वो मतलब एक दासी की तरह उनके साथ ट्रीट किया जाता था। और इवन अगर मैं ये कहूँ तो सेक्सुअली भी उनको यूज किया जाता था। देवदासियों के साथ उन ऑपरेशन में रहती थी सभी, ठीक है। तो कोई बहुत अच्छे हालात नहीं थे। लेकिन 20th सेंचुरी का जहां तक मैटर आ जाता है, तो 20th सेंचुरी आते आते ये जो है देवदासी कल्चर धीमे धीमे एबोलिश होना शुरू हो गया था। चलो एनी हाउ, लेकिन राइटर ने जो है 20th सेंचुरी में देवदासियों का कैसे मूड रहते होंगे, जैसे उनका जो नाचने का, गाने का, या उनका जो कल्चर होता है, जो कपड़े पहनने का, जो ड्रेसअप है, ये सब चीजें उसमें उसने मेंशन की हैं, राइट। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, ये एक और करेक्टरिस्टिक आती है हमारे सामने। वो एक्टर भी अच्छा है। अगर वो एक अच्छा जो है
फिल्मों के लिए टेलर मेड कहा गया है, अच्छा पोएट कहा गया है, राइटर कहा गया है, तो ही इज एन अमेजिंग एक्टर, वो एक एक्टर भी अच्छा है। ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स। लीड रोल्स का मतलब है मेन रोल। उसने कभी ये कोशिश नहीं की कि उसे मेन रोल दिया जाए, राइट। बट वट एवर सब्सिडायरी रोल यानी सेकेंडरी रोल, लेकिन जो कोई भी सेकेंडरी रोल भी उसको दिया गया तो ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म, जो उसने किसी भी फिल्म में किया, ही परफॉर्म बेटर देन द सपोज मेन प्लेयर। सो उसने मेन हीरो हीरोइन को भी पीछे छोड़ दिया। देखो वो एक्टर भी अच्छा है, राइट। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनी वन हु केम अक्रॉस, और हर कोई जो उससे मिलता है उसके उसको वो प्यार करता है। एंड हिज हाउस वाज अ परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड अक्वेंटेंसेस। और उसके घर में हमेशा दर्जनों लोग, दूर के रिश्तेदार, नजदीक के रिश्तेदार, अक्वेंटेंसेस का मतलब होता है जान पहचान वाले, ठीक है, नोन। तो ऐसे ही लोग जो हैं वो जो भी उसको उसके जान पहचान वाले होते थे नहीं होते थे, तो उसके घर पे ऐसा रश रहता ही था। देखो ये भी आज भी देखो ऐसा है कल्चर कि अगर हमें ये पता चले कि डब वाली से कोई एक दो हमारे दोस्त वहां पर फिल्मों में काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कभी मिलने के लिए उनको जाएं और वहां पर उनसे उनके पास शायद रहने की भी कोशिश करें ना। तो ऐसे जो इसका जो फिल्मों का जो इम्पैक्ट जो है वो आम जनता पर रहता ही इतना है कि हर कोई स्टार से मिलना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है, वहां जाना चाहता है, उनके पास रहना चाहता है, उनको ऑब्जर्व करना चाहता है, ठीक है। तो सुबह के बहाने से लोग वहां के स्टार, उस टाइम के जो हीरो हीरोइन होते होंगे, तो उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए जाते होंगे, तो रश तो रहता था। लेकिन सुबह की तरफ से अच्छी बात ये थी कि वो हिज हाउस वॉज परमानेंट रेजिडेंट, वो मना नहीं करता था। कोई उसके नजदीक का दूर का जो रिश्तेदार आ गया, उसने कहा जी मैं आपके फला फला पिंड के वो उनका मैं नॉन हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है तो मैं यहाँ घूमने के लिए आया हूँ, तो ठीक है चलो इट्स ओके। तो मद्रास में उनके पास उनके स्टूडियो में रुक जाया करते थे, राइट। So it seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and sporting so many of them. तो वो कहता है कि ये एक बड़ी मतलब उसकी तरफ से बड़ी बात थी कि वो इतने सारे लोगों को खिला पिला रहा है और इतने सारे लोगों को वो सपोर्ट कर रहा है, राइट। यानी कि जो भी उससे मिलने के लिए आ गए वो उनको जो है उनके खाने पीने का ये मतलब उसका एक तरीके से प्यार है या उसका एक अच्छा गुड नेचर है, राइट। सच अ चैरिटेबल मैन एंड इम्प्रोविडेंट। इम्प्रोविडेंट का मतलब रहता है जो फिजूल खर्ची है एक तरीके की। देखो अब इतने लोग घर पे आके रह रहे हैं, वो फिर भी खर्चा किए जा रहा है, परवाही नहीं करता है। चैरिटी से आप मतलब समझते ही हैं। तो इतना अच्छा कोई आदमी, येट ही हैड एनिमीज, ये क्वेश्चन आता है पेपर पे, लॉन्ग आंसर टाइप। ये स्टेटमेंट एज इट इज आपको आएगी, सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन एंड येट ही हैड एनिमीज। कि इतना अच्छा चैरिटी करने वाला पर्सन, इतना अच्छा जो आदमी दूसरों पर वैसे ही खर्चा किया जा रहा है, फिर भी उसका कोई दुश्मन हो सकता है। एक्सप्लेन इट। तो यहाँ एक्सप्लेन आपने क्या करना है, एक्सप्लेन उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे थोड़ा सा ऑफिस बॉय को साथ में लेके, क्योंकि उसका एनिमी कोई और नहीं था, ऑफिस बॉय था। मैं हम लोगों ने पहले डिस्कस ही किया है ना कि ऑफिस बॉय हमेशा उसके बारे में ओपनली कोवर्टली उसके बारे में जो है बुरा ही बोलता है, अपना एंगर अपनी फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकालता है, ठीक है। तो लेकिन राइटर ने कुछ हमें और पैरामीटर्स दिए। राइटर कहता है वॉज इट बिकॉज ही सीम सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, कि क्या वो जो एनिमी का होना या कोई अपना एंगर उस पर निकाल रहा है इस वजह से है कि कोई बॉस के इतना क्लोज है, राइट। और वॉज इट इज जनरल डिमीनर दैट रिजेंबल अ सिकोफेंट्स, या फिर हम ये कहेंगे कि सुब्बू एक सिकोफेंट है, बटरिंग करता है सारा दिन बॉस के पीछे 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 घूमता रहता है, वो जो बॉस कह दिया ठीक है, जो बॉस ने कह दिया ठीक है, या इस वजह से, और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या फिर इस वजह से कि वो हमेशा हर चीज के लिए बड़ा पॉजिटिव है, कुछ भी काम कह दिया और रेडी है, रेडी टू डू द, हमेशा अच्छी बात करता है। तो इसमें से कौन सा रीजन है, ये तो रीडर्स पढ़ के डिसाइड करेंगे, हम लोगों ने डिसाइड करना है, आप लोग डिसाइड करेंगे कि क्या एक्चुअल में क्या था, क्योंकि इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स राइटर ने बता दी। अब आप लोग भी डिसीजन मेकर हो सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि बॉस के साथ इंटीमेसी इज द रीजन, या फिर उसका नेचर जो है बटरिंग का है, वो अपने बॉस की बटरिंग करता है उस वजह से है, या फिर वो हमेशा चीजों को पॉजिटिवली देखता है, पॉजिटिवली बोलता है। सो इन एनी केस देयर वाज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट
हु वुड विश द डायरेस्ट मतलब इविल थिंग्स फॉर सुबु। कुछ भी हो राइटर कहता है, लेकिन ये एक आदमी था, दिस मैन, फिर कहा है दिस मैन ऑफिस बॉय के लिए यूज किया गया है कि मेकअप डिपार्टमेंट का जो ऑफिस बॉय है वो हमेशा सुबु के लिए डायरेस्ट यानी बुरी बुरी बातें सोचता है। उसको बहुत सोचता होगा कि ये दफा हो जाए, ये चला जाए यहाँ से, ये इसकी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, मैं आगे सक्सेसफुल नहीं हो रहा। तो कोई कुछ भी जो है डायरेक्ट थिंग हो सकती है, तो इस तरीके से वो सुबु के लिए यूज करता है। तो जैसे हु कुड बी इंस्पायर्ड, मतलब सुबु कुड बी इंस्पायर्ड, हु व्हाट कुड सुबु डू व्हेन प्रोड्यूसर से ही कुड कम आउट विद मेनी अल्टरनेटिव्स टू पुट अप द सीन। वो सीन को करने के कितने 14 अल्टरनेटिव्स ही कुड डू। सो व्हाई वाज फिल्म मेकिंग इजी विद सुबु, क्योंकि सुबु को जो है उसकी क्रिएटिविटी इतनी सॉलिड है, वो एक टाइम में 1 मिनट के अंदर कितनी सॉल्यूशंस दे सकता था। वाई वॉज हु वॉज आइडेंटिफाइड एज पोएट, तो यहाँ पर पोएट तो आइडेंटिफाई सुबु को ही किया गया है, हम तो सुबु का ही पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि उसने वो पोइट्री लिखी है और वो कॉम्प्लेक्स नहीं लिखी और जानबूझ करके उसने इजी पोइट्री को लिखा, फोक रिफ्रेन यूज किए, फोक डिक्शन यूज की, स्टोरी पॉइम्स लिखी हैं। सो व्हाट टाइप ऑफ पोइट्री वॉज ही कैपेबल ऑफ, तो वो कौन से, ये सब आपके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो अब ये जो है थिलाना मोहम्मल एक तरीके से या सीन इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि उसकी जो पोइट्री है वो ऑडियंस को भी समझ में आए, वो ऐसी पोइट्री लिखता है ना, तभी सारी ऑडियंस यहाँ पास में बैठ के उसकी पोइट्री को सुन रहे हैं। ओके, और इसके साथ ही पार्ट 2 भी फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच। और फिर से लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ लर्न एंड ग्रो। हाँ, मेरे नोट्स यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं और ये QR कोड भी दिया गया है। सो थैंक यू।